अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की स्वतंत्रता से टाटा को फायदा होगा, परंतु सच में नई गवर्नमेंट ने जो सोशलिस्ट पॉलिसीज बनाई थी वह निजी व्यवसाय के पक्ष में नहीं थी। भारत के पीएम ने देखा कि उनकी एयरलाइन के साथ जेआरडी कितने सफल हैं। फिर 1953 में उन्होंने इसे नेशनलाइज करने का फैसला लिया। उन्होंने 1977 तक जेआरडी को एयरलाइन का चेयरमैन रखा और फिर जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी सिर्फ नीचे की तरफ जा रही थी। बेशक जेआरडी राजनीति को बिजनेस के रास्ते में नहीं आने देते और इसलिए टाटा को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने 1945 में टाटा मोटर्स का निर्माण किया, मूल रूप से लोकोमोटिव्स के निर्माण के विचार से। लेकिन 9 साल बाद 1954 में उन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स में अपनी भागीदारी कर ली, जर्मन कार कंपनी डेमलर के साथ पार्टनरशिप करके। अपने 52 साल की लीडरशिप के दौरान जेआरडी ने टाटा ग्रुप को 14 कंपनी से बढ़ाकर 95 कर दिया, पर ऐसा करने के लिए टाटा सन्स को अपना शेयर कंपनीज में कम करना पड़ा, सिर्फ समाजवादियों को खुश करने के लिए। 1969 में भारत सरकार ने मोनोपॉलिसीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को लागू किया, जिसका निशाना वैसे तो टाटा ही था, भले ही वह मोनोपोली मानकों के एकाधिकार से बहुत दूर थे। लेकिन जेआरडी ने कंपनीज को एक्सपांड किया और उसके लिए उन्होंने अपनी ओनरशिप सहायक कंपनीज में कम की, जिसकी वजह से उन्होंने नियंत्रक होना शुरू कर दिया। उनकी कुछ कंपनीज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी और उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने जिस आदमी को भेजा था वह थे रतन टाटा। वह जमशेदजी के परपोते में से एक थे और वह 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट 1971 में दिया गया था। उन्हें टाटा कंपनी का चार्ज दिया गया था जो नेल्को के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, जबकि 1950 में वह इंडिया रेडियो की सबसे बड़े उत्पादक थी। लेकिन सिर्फ 20 साल बाद उसका शेयर 3% गिर गया। रतन जी का ध्यान टेक्नोलॉजी और भविष्य में था और इसलिए उन्होंने रेडियो में ध्यान देने के बजाय उन्होंने पैसे कहीं और लगाए, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से नेल्को के शेयर्स बढ़े और रतन जी को जेआरडी का सक्सेसर बना दिया। रतन जी ने 1991 में टाटा ग्रुप में लीडरशिप मिली। जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंडिया में लागू हुई, सोशलिस्ट ने अपना सत्ता खो दिया और भारत अंत में ग्लोबल कैपिटल मार्केट में शामिल हो गया। लेकिन इससे टाटा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हुआ। अब तक भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया करता था और इसलिए प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई प्रतियोगी नहीं था, परंतु अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद भारत फॉरेन कंपनी से प्रतिस्पर्धा के लिए अचानक खुल गया। इससे भी बुरी बात यह है कि जेआरडी ने टाटा को पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से नए कॉम्पिटिटर्स के साथ तालमेल बढ़ाना बहुत धीमा हो गया था। रतन जी के पास टाटा की सभी सब्सिडरीज कंपनीज पर ओनरशिप को फिर से स्थापित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने टाटा सन्स की 20% हिस्सेदारी बेची और उस पैसे से टाटा की सब्सिडरी कंपनीज, खासकर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में शेयर खरीदने के लिए की और फिर उन्होंने 100 सब्सिडरीज को 7 सेक्टर्स में एस्टैब्लिश किया, जिससे वह अच्छे से नियंत्रण कर सके। लेकिन एक शक्तिशाली व्यवसाय को चालू रखने के लिए इतना काफी नहीं था और 1990 के दशक में टाटा की हर कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन टाटा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने विदेशी कॉम्पिटिटर्स को खरीदना शुरू कर दिया और उन्हें प्रभावी ढंग से टाटा ग्रुप में शामिल कर लिया। भारत में अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए उन्होंने बाहर के सप्लाई चेन्स टैलेंट्स को खरीदा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार हो सके। रतन जी के अच्छे दिन 2000 में शुरू हुए, जब उनकी बेवरेज कंपनी टाटा टी ने ग्रेट ब्रिटेन की टेटले कंपनी का अधिग्रहण किया।